दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हम क्वेश्चन से ज़्यादा बातों को समझेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से ज़्यादा हम सारी बातों को समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। कई इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जाएगी और जहाँ तक मैं जानता हूँ हो सकता है कि ये जानकारी आपको किसी दूसरी वीडियोज़ में ना अवेलेबल हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, आधी वीडियो को देखकर कोई निष्कर्ष मत निकालना। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पे। पहले क्वेश्चन की जल्दी से बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है, कैसे हैं, उसके बाद मैं मुद्दे पर आऊँगा। तो यहाँ पे पहले आप देखिए, तुलनात्मक राजनीति क्या है। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ये सामान्य क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके अलावा यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यही लिखा हो, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसी क्वेश्चन का, और यहाँ पे कुछ और भी बनकर आ सकता है। लेकिन हाँ, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के मुख्य उपागमों की विवेचना कीजिए। ये सामान्य क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अदरवाइज जो उपागम होते हैं वो अलग से भी पूछे जाते हैं, अलग से भी कोई उपागम आपसे पूछा जा सकता है। और उपागम का अर्थ क्या होता है? तो उपागम का अर्थ यही होता है, अलग अलग दृष्टिकोण, नजरिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यूरो केंद्रवाद को परिभाषित कीजिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यूरो केंद्रवाद से संबंधित मैंने कई सारी वीडियोस में आपको कई सारी बातें बताई हैं, तो जरूरी नहीं कि तो तुलनात्मक राजनीति में मैंने यूरो केंद्रवाद के बारे में जो भी बताया सिर्फ आप वही लिखेंगे, ठीक है। आप वो तो लिखेंगे, साथ में इंटरनेशनल वगैरह में, इंटरनेशनल के सब्जेक्ट में भी मैंने आपको यूरो केंद्रवाद से संबंधित कई सारी बातें बताई हैं। तो आप बनाकर तुलनात्मक राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा बनाकर, अपने तरफ से भी थोड़ा एफर्ट लगाकर आप यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में भी। इसके साथ ही तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में नव संस्थागत उपागम की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है कई बार क्वेश्चन कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में नव संस्थागत जो उपागम है उसको बताइए आप। इसके अलावा सिस्टम दृष्टिकोण, जो प्रणाली उपागम है, उस पर संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर मतलब आपको दोनों ही बताना है, स्पेशली संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है ज़्यादा। यहाँ पर एक्चुअल में जो सिस्टम दृष्टिकोण है या जो प्रणाली उपागम था तुलनात्मक राजनीति का, वो थोड़ा उसमें कुछ कमियां थी, उसके बाद ही संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम आता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे संबंधित है। यहाँ पे बात को थोड़ा आप समझिए दोस्तों। यहाँ पे कई बार देखिए, यहाँ पे प्रणाली उपागम की जगह यहाँ पे लिखा है सिस्टम दृष्टिकोण, तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में कितना साफ साफ, तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो ईजी है, वो समझ जाएंगे। लेकिन हिंदी में कई बार सिस्टम उपागम लिख देंगे, सिस्टम प्रणाली उपागम लिख देंगे, तो कई बार आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश से हेल्प ले सकते हो, नहीं तो आपको खुद थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने के लिए। कन्फ्यूज़ मत होना। इसके साथ ही एक क्वेश्चन है, उप संस्कृति से आप क्या समझते हैं? उप संस्कृति पर डेनिस कवनग की अवधारणा पर निबंध लिखिए। देखिए, राजनीतिक संस्कृति से भी एक क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट, कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, और उसके अंतर्गत आपको कई सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। और सरकार राजनीति में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं, ये बात बताइए। मतलब यहाँ पे जो आपके लास्ट यूनिट है जेंडर से संबंधित, तो उससे ये क्वेश्चन आया है। उसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कई सारी बातें बताई हैं, लिंग अंतराल के बारे में कुछ बातें बताई, तो वो सारी उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या चीज़ें कैसे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर मैंने बस आपको थोड़े से क्वेश्चंस दिखाए हैं कि किस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस की, कि आखिर ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, बट यहाँ पर मैं बिल्कुल ट्रुथ मतलब फॉलो करता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं अपना ही लॉस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ या कुछ भी हो। लेकिन जो बात सही है तो सही है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं वो बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन यहाँ पे इस स्पेशली इस सब्जेक्ट के लिए जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च की उसके बाद, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस खुद मेरा भी एक सब्जेक्ट रहा है, पहले भी मैंने इसको पढ़ रखा है काफ़ी डिटेल में खुद ही। जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने इसको पढ़ा था। तो इस सब्जेक्ट से मुझे
थोड़ी जानकारी है, तो उसी के बेस पर, वैसे तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बारे में काफ़ी जानकारी है, और हर चीज़ एक्सपीरियंस के बिहाव पर ही कही जाती है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देखिए, मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में सबसे बड़ी जो बात है, ये आपका एक पहला ऐसा सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का जो कि अभी तक आपको दिखाई नहीं दिया है। मतलब ये एक नया सब्जेक्ट है एनईपी पॉलिसी के तहत। ये जो स्पेशली मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है, ये नया सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँ तो ये पहले थर्ड सेमेस्टर में था, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है और जो सेकंड सेमेस्टर आपका जो सिलेबस है वो अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। तो इसलिए हम थर्ड सेमेस्टर से भी थोड़े क्वेश्चन का एग्जाम्पल, क्वेश्चन का आइडिया नहीं ले सकते ज़्यादा, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे बस दिक्कत क्या होगी, दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना कि ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, जेन्युइन चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। अब आप कर क्या सकते हो, आपको करना क्या चाहिए वो बताया जा रहा है। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये बात आपको करनी है, आपका जो सिलेबस है आपको उसे पूरी तरह कवर करना है। यहाँ पे बात को समझ लेना। देखो, आपका जो सिलेबस है, आपको जितनी भी बातें पढ़ाई गई हैं, आप हर एक टॉपिक को पढ़ते चलें, समझते चलें। जितना वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप उतना कर लेंगे काफ़ी है आपके लिए। पूरा आपकी किताब ख़त्म हो गई, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना सोचे कि वीडियो आपके लिए इनफ नहीं होगी, वीडियो आपके लिए पूरी तरह इनफ है। अब देखिए, लॉन्ग वीडियो भी तो इसीलिए बनाई गई है, 1-1 घंटे की वीडियो बनाई गई है, तो वो आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे की जो वीडियो है वो क्यों है इतनी लंबी, उसमें सारी बातें आपके लिए कवर हैं। तो अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ बात को समझिए। देखिए, आपके एग्जाम में नॉर्मली 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 में से 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, लेकिन मेथड्स एंड अप्रोचेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, या नॉर्मली आजकल जो एनईपी पॉलिसी के तहत अभी ये नए सब्जेक्ट हैं आप लोगों के लिए भी, और हमारे लिए भी कोई ज़्यादा पुराने नहीं हैं। सिलेबस थोड़ा बहुत हमारे लिए पुराना है कि हमने पहले पढ़ रखा है या हमें आइडिया है कहाँ पे कौन सा सिलेबस है, लेकिन फिर भी नॉर्मली बात करें एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो क्वेश्चंस में थोड़ा बदलाव हो सकता है, या क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से आ सकते हैं। अब ऐसे में आप कर क्या सकते हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेटजी देख लो। 8 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, आप 4 क्वेश्चन करते हो उसमें से, तो ऑप्शन मिल जाता है आपको 4 करने का और 4 क्वेश्चन छोड़ने का। तो आप यहाँ पर एक काम करो, आप जब पूरा सब्जेक्ट पढ़कर जाओगे ना, तो होगा क्या, जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़कर जाओगे, तब आप जब अपना एग्ज़ाम देखोगे, जब आप क्वेश्चन पेपर रिसीव करोगे, तो आप पाओगे वहाँ पर कि आपने 8 क्वेश्चन देखे और 8 में से आपको लगेगा यार 1 या 2 क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आए। आपको लगेगा कि क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है, या आपको लगेगा यार सिलेबस से तो है, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, मैं ज़्यादा पेज इसके बारे में लिख ही नहीं पाऊँगा। तो अब बचता है 6 क्वेश्चन, जो आपको लगेगा कि हाँ मुझे नॉर्मली ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस 6 में से भी 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ज़्यादा बना कर लिखना पड़ेगा। याद तो होगा, आपको आता होगा, लेकिन बनाने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो ऐसे में आप उन 4 क्वेश्चन को, जो 4 क्वेश्चन अब रह गए, उन 4 क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे जो मतलब आपको आते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर आप पूरा सिलेबस पढ़कर जाएंगे तो 8 में से आपको 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको डिट्टो आते हैं, पूरी तरह आते हैं। तो यहाँ पे एक सेफ पोजीशन हमेशा ये रहती है कि अगर आपने 100% अपना सिलेबस कर लिया, तो चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह के बने, लेकिन 8 में से 4 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे ही बनेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होंगे, आपको आते होंगे। मेरी बात को समझिए। नॉर्मली ये होता था हमेशा कि अगर आपने 100% सिलेबस कर लिया ना, तो 8 में से 7 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आते ही आते हैं। लेकिन अब क्या है सिस्टम कि अगर आपने 100% सिलेबस कर लिया, तब जाकर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन बहुत अजीब होते हैं। अजीब का मतलब है आपको बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देंगे आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिखाए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ले लो आप कि यूरो केंद्रवाद को परिभाषित कीजिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। अब आपने पढ़ भी रखा है यूरो केंद्रवाद, और मैंने कई बार बताया है कि पश्चिमी जो देश है उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है तुलनात्मक राजनीति में। अब आपको पता है सारी बातें, लेकिन जब लिखने की बात आएंगी तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि अब अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं किया तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए आपके लिए सबसे अच्छी बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप अपना पूरा सिलेबस पढ़कर जाएं एग्ज़ाम में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पर आप एक काम अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप अपनी सुविधा चाहते हैं तो आप एक काम और कर लो, जैसे कि जो
मान लीजिए आपको 6 यूनिट पढ़नी है, तो 6 में से आप पहले जो 3-4 यूनिट है आप उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और जो लास्ट की यूनिट है या जो भी आपको हार्ड लग रही है उसको आप ज़्यादा अच्छे से तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी इतना पढ़ लो कि अगर क्वेश्चन कोई नहीं आया तो आप उसे बनाकर भी कर दोगे। मतलब कहने का यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सिलेबस में आप पूरा हर एक यूनिट को पूरी तरह ही अच्छे से करो, भाई इसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप आधे से ज़्यादा जो यूनिट हैं आपके सिलेबस की उसको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ताकि अगर उनसे कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप ज़रूर ही करके आओ। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी जो भी कन्फ्यूज़न है उसको मैं सॉल्व करने के लिए और वीडियोस आपके लिए ले आऊँगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।